एक ऐसे शख्स जो बोलते थे तो सरकारें हिल जाती थी, जिनकी बोली तख्ता पलट करने तक की ताकत रखती थी, जिनकी एक पुकार से लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वो कहते थे अगर ममता बनर्जी बीफ खाती हैं तो ये उनकी पसंद है, लेकिन जब वो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को धमकी देती हैं कि अगर बीफ पर बैन लगाया तो सरकार गिरा दूंगी, तब वो सिर्फ नेता नहीं खतरा बन जाती हैं। सारे सांसद एक बाजू में स्वर से बोल रहे हैं कि गोरक्षा होनी चाहिए। मुस्लिम सांसद जीएम बनात वाला ने कहा कि अगर बिल पास होता है तो पहला वोट मेरा, गोरक्षा के समर्थन में। उनके साथ दूसरे मुस्लिम सांसद खड़े हो गए, हमारी आपत्ति नहीं है, आप कानून बनाइए। अभी एक महिला खड़ी हो गई, उसका नाम है सुश्री ममता बनर्जी। उसने कहा गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है, उसका क्या होगा? वो कहते थे अमिताभ बच्चन पेप्सी की ऐड इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी आंत पेप्सी पीने की वजह से खराब हो गई थी। वो पेप्सी कोक पीता है रोज और इससे भी बड़ी आंत सड़ जाती है, और डॉक्टर ने कहा कि 10 साल से पीता है, 10 साल में उसकी बड़ी आंत सड़ गई। तो मैंने उस डॉक्टर को कहा आपने ये बात बताया अमिताभ बच्चन को? उसने कहा हाँ बता दिया। तो मैंने पूछा उसका क्या रिएक्शन है? तो अमिताभ बच्चन ने अगले ही दिन से पेप्सी का विज्ञापन करना बंद कर दिया। अब वो पेप्सी का विज्ञापन नहीं करता, पहले वो करता था, अब बंद कर दिया। वो कहते थे कि हेमा मालिनी लक्स साबुन से नहीं बल्कि बेसन में मलाई डालकर नहाती हैं और पूरे देश को ये बात नहीं बताती, वरना पूरे देश की महिलाएं हेमा मालिनी की तरह खूबसूरत हो जाती। तो हेमा मालिनी से मैंने पूछा क्या आप मुझे बताओ कि लक्स से नहाती हो? नहीं। लाइफ बॉय से नहाती हो? नहीं। कैमे से नहाती हो? नहीं। लिरिल से नहाती हो? नहीं। मैंने कहा आप नहाती भी हो? तो कहने लगी नहाती तो रोज हूं। मैंने कहा फिर किससे? तो उन्होंने बताया चने के आटे में मलाई डाल के नहाती हूँ, माने बेसन में मलाई डाल के नहाती हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की निजी जिंदगी को लेकर कुछ ऐसे ही दावे किए थे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसके पहले मुझे इतना तो मालूम था कि नेहरू जी शराब पीते हैं, और यह भी मालूम था कि चेन स्मोकर हैं, दिन में 60 से 70 सिगरेट पीते हैं, और भी बहुत कुछ मालूम था उनके चरित्र के बारे में, लेकिन ये पहली बार पता चला कि वो गाय का मांस भी खाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि नेहरू जी के एक लंच का खर्चा 13,000 रुपए था और गाय के प्रति उनका प्रेम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। इस शख्स ने अकेले 5,000 विदेशी कंपनियों की नाक में दम कर रखा था, कई हाई प्रोफाइल अमीर दुश्मन बना लिए थे और कुछ ऐसे खुलासे किए थे जिससे पूरा देश हिल गया था। हम बात कर रहे हैं श्री राजीव दीक्षित की, जो कहने को तो एक सोशल वर्कर थे लेकिन असल में सिस्टम की आंखों में आंख डालकर राज खोलने वाले बाकी। आज जुकाम से लेकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के इलाज को लेकर जो दावे बाबा रामदेव करते हैं, उनकी शुरुआत राजीव दीक्षित ने की थी और लोग मानते हैं कि अगर राजीव आज जीवित होते तो भारत में स्वदेशी और आयुर्वेद की सबसे बड़ी ब्रांड बन चुके होते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज आत्मनिर्भर भारत, नोटबंदी, काले धन के खिलाफ कड़े कदम और स्वच्छता को लेकर जो बड़े बड़े कैंपेन चलाए जा रहे हैं, उनकी पहल राजीव दीक्षित ने 2 दशक पहले ही कर दी थी। एक ऐसा शख्स जिसने देश के कोने कोने में घूमकर 30,000 से ज्यादा लेक्चर्स दिए थे, जिनके आजादी बचाओ आंदोलन ने देश के करोड़ों लोगों को जोड़कर सिस्टम के खिलाफ खड़ा कर दिया था और जिनका कहना था कि पिछले 20 साल में मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। उस शख्स की महज 43 साल की उम्र में रहस्यमयी तरीके से मौत कैसे हो गई? क्या ये नेचुरल डेथ थी या फिर सोची समझी हत्या? क्या इसके पीछे बाबा रामदेव का हाथ था? और कैसे राजीव दीक्षित इतने बड़े सोशल एक्टिविस्ट बन गए कि उनकी आवाज ने अमेरिका की सरकार तक को हिलाकर रख दिया था? जानेंगे इस रोंगटे खड़ी कर देने वाली वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप राजीव दीक्षित जी का सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। कहानी शुरू होती है 30 सितंबर 1967 से, जब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजीव दीक्षित का जन्म हुआ था। उन्हें बचपन से ही विज्ञान में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए अलीगढ़ में अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद वो बीटेक करने इलाहाबाद चले गए, जिसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर में एमटेक किया, जिसके बाद उन्होंने फ्रांस से अपनी पीएचडी की पढ़ाई की और वहां कुछ साल काम करने के बाद वो वापस भारत आ गए, अपने ही देश में काम करने की तलाश में।
और यहाँ उन्हें काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में नौकरी मिली, जहां उन्होंने एंटी ग्रेविटी पर रिसर्च का काम किया था। वो बताते थे कि उनके रिसर्च के लिए जर्मनी का मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट अरबों डॉलर देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनके रिसर्च किसी और देश के हाथ लगे, इसलिए उन्होंने रिसर्च बेचने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ उनके दावे थे, क्योंकि उन्होंने इसे लेकर कोई सबूत पेश नहीं किए थे और न ही उनके द्वारा लिखे गए कोई रिसर्च पेपर सामने आए। मगर फिर साल 1984 में हुआ एक ऐसा हादसा जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और राजीव दीक्षित की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। यह हादसा था भोपाल गैस कांड, जब यूनियन कार्बाइड नाम की अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस ने एक रात में हजारों लोगों की जान ले ली। लाशें सड़कों पर पड़ी थी, आंखों से खून बह रहा था और सरकार बस मूक दर्शक बनी हुई थी। यही वो वक्त था जब राजीव दीक्षित के अंदर का वैज्ञानिक, देशभक्त और क्रांतिकारी जाग उठा। उन्होंने खुद भोपाल जाकर देखा, समझा और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजीव दीक्षित ने उस वक्त देश को पहली बार बताया कि कैसे विदेशी कंपनियां भारत में मौत का कारोबार कर रही हैं। राजीव ने खुलकर कहा कि यूनियन कार्बाइड के मालिक वॉरेन एडरसन को भारत से भगाने में सरकार का हाथ था। इस खुलासे के बाद उन्होंने आजादी बचाओ आंदोलन की नींव रखी, एक ऐसा आंदोलन जिसका मकसद था भारत को विदेशी कंपनियों, विदेशी दवाइयों, विदेशी सामानों और विदेश नीतियों की गुलामी से मुक्त कराना। और वो पूरे देश में घूमे, कॉलेजों से लेकर गांव की चौपालों तक, हर जगह जाकर भाषण देने लगे। उनके भाषणों में ना तो शोर होता था, ना ही आक्रोश की चीख, लेकिन हर शब्द सीधे दिल में उतरता था। उन्होंने बताया कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनियां भारत को धीरे धीरे खा रही हैं, कैसे हर आयुर्वेदिक नुस्खा, हर देसी तकनीक का ये कंपनियां इसे चुराकर अपना बनाकर बाहर बेच रही हैं। राजीव जी अच्छी तरह से जानते थे कि बिना भारत का इतिहास जाने वह स्वदेशी अपनाओं का संकल्प पूरा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने भारत के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को समझना शुरू किया। उन्होंने देश के क्रांतिकारियों, उभरते हुए नेताओं और भारत के गुलामी के दौर को स्टडी करने के बाद वेद पुराण को भी पढ़ा। उन्होंने आज से 3000 साल पहले हमारे सुश्रुत और वाग्भट जैसी ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई किताबें जैसे कि सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम को भी पढ़ा और स्टडी के लिए इंग्लैंड के कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी निकलवाए। फिर भारत और हमारे इतिहास को गहराई से समझने के बाद उन्होंने लोगों को स्वदेशी अपनाओ का मंत्र दिया, आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने का अभियान छेड़ा और एलोपैथी दवाओं के खिलाफ बिगुल फूंका। उनके मुताबिक शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका ना तो विदेशी कैप्सूल में है और ना ही डॉक्टर की महंगी फीस, बल्कि हमारी दादी नानी के नुस्खे और देशी खान पान है। उन्होंने बताया कि कैंसर जैसी बीमारी भी भारत की देसी जड़ी बूटियों से ठीक हो सकती है और इसके कई उदाहरण भी पेश करते थे। धीरे धीरे राजीव दीक्षित का आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि हर तरफ स्वदेशी क्रांति की गूंज सुनाई देने लगी। अपने भाषणों में वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था, टैक्स सिस्टम, मॉडर्न मेडिसिन, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की आलोचना करते। एक भाषण में उन्होंने कहा था कि भारत का लीगल सिस्टम आज भी अंग्रेजों के बनाए कानून का फोटोकॉपी जैसा लगता है, जिसे पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर उनका मानना था कि देश का टैक्सेशन सिस्टम डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, क्योंकि यही भ्रष्टाचार की असली जड़ है। राजीव दीक्षित का दावा था कि भारत का 80% टैक्स रेवेन्यू सीधे नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के पॉकेट में चला जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत का बजट सिस्टम भी ब्रिटेन से कॉपी किया गया है और देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है तो 500 और 1000 के नोटों को बंद कर देना चाहिए। उनके मुताबिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये तीनों भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो देश को आत्मघाती रास्ते पर ले जा रहे हैं। खेती और किसानों को लेकर भी उनके विचार बड़े साफ थे। उनका कहना था कि भारत की नीति निर्माताओं और विचारकों ने एग्रीकल्चर फील्ड में कभी गंभीरता से काम ही नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। राजीव दीक्षित का हर भाषण किसी दस्तावेज जैसा होता था।
तथ्यों से भरपूर, ऐतिहासिक उदाहरणों से मजबूत और तर्कों से ऐसा सधा हुआ कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता। एक समय ऐसा आया जब सरकारें उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी और विदेशी कंपनियों के कान खड़े हो चुके थे। दोस्तों, हालांकि स्वदेशी और भारतीयों की वकालत करने वाले राजीव दीक्षित की नीयत निसंदेह बहुत अच्छी थी, लेकिन तथ्यों वाले भाषणों से हटकर बीच बीच में उन्होंने कुछ ऐसे दावे भी किए जो किसी तर्क से जुड़ते न थे और ना ही तथ्य से। जैसे एक बार उन्होंने कहा कि अमेरिका के 9/11 का अटैक खुद उन्होंने करवाया, और एक दावे में उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर कहा, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडविना एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एडविना में दोनों लगे हुए थे। एडविना इतनी चालाक महिला थी कि दोनों को हैंडल करती थी। जना और नेहरू चरित्र के बेहद हल्के आदमी थे। एडविना के पास नेहरू की आपत्तिजनक तस्वीरें थी जिनके आधार पर नेहरू को ब्लैकमेल करके भारत का बंटवारा करवाया गया। हालांकि उन्होंने नेहरू जी पर लगाए गए इतने बड़े इल्जाम की कभी सबूत पेश नहीं किए। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राजीव दीक्षित की मौत का रहस्य क्या था। साल था 2009 जब राजीव दीक्षित ने बाबा रामदेव के साथ काम करना शुरू किया। रामदेव ने अब तक अपने योग शिविरों और पतंजलि योग पीठ के जरिए नाम कमाना शुरू कर दिया था और दोनों ने मिलकर काले धन के खिलाफ भारत स्वाभिमान आंदोलन नाम की मुहिम शुरू की। दोनों का उद्देश्य एक था, भारत को विदेशी कंपनियों की गुलामी से मुक्त कराना। राजीव दीक्षित भाषण देकर हजारों की भीड़ झकझोरते थे और बाबा रामदेव योग शिविरों में देशभक्ति का बीज बोते थे। कुछ महीनों तक ये जोड़ी पूरे देश में तूफान की तरह चल रही थी। बाबा रामदेव के साथ मिलते ही राजीव दीक्षित आस्था और संस्कार जैसी टीवी चैनल्स पे भी आने लगे और उनके आंदोलन का कद भी बढ़ता गया। इस दौरान राजीव और रामदेव ने योजना बनाई कि लोगों को अपने साथ जोड़ने के बाद 2014 में वो देश के सामने अच्छे लोगों की एक नई पार्टी का विकल्प रखेंगे और लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरेंगे। मगर भारत स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत के कुछ महीने बाद 30 नवंबर 2010 को राजीव दीक्षित की अचानक मौत हो गई। डॉक्टर के अनुसार उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक था, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं, साजिश थी। लेकिन क्या हुआ था राजीव दीक्षित के मौत के दिन, चलिए जानते हैं। 30 नवंबर 2010 की उस रहस्यमयी सुबह पूरी कहानी जिसने देश को झकझोर दिया। राजीव दीक्षित अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो नवंबर के आखिरी सप्ताह में राजीव दीक्षित छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। 26 से 29 नवंबर तक उन्होंने प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में लगातार व्याख्यान दिए। हर भाषण, हर मंच, हर शब्द लोगों के दिलों को आग से भर देता था। वो विदेशी कंपनियों, भ्रष्ट तंत्र और अंग्रेजी सोच के खिलाफ सीधे ललकारते थे। लेकिन 30 नवंबर को जब वो भिलाई पहुंचे तो उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। दुर्ग जाते वक्त कार में उनकी हालत और खराब हो गई। उन्हें तुरंत भिलाई के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें अपोलो BSR हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ उनकी मौत का रहस्य। एक ऐसा रहस्य जिसने सिर्फ समर्थकों को नहीं, पूरे देश को चौंका दिया। डॉक्टर्स का कहना था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों का दावा कुछ और था। राजीव दीक्षित का शव नीला और बैगनी पड़ चुका था। त्वचा उधड़ी हुई लग रही थी और नाक के पास गाढ़ा काला नीला खून जमा हुआ था। ये सामान्य मौत के लक्षण नहीं थे, बल्कि जहर दिए जाने के संकेत माने जाते हैं। लोगों ने जोर शोर से पोस्टमार्टम की मांग की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राजीव के परिवार ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। फिर उनका शव एक चार्टर्ड विमान से हरिद्वार ले जाया गया और पतंजलि आश्रम में जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लोगों के मन में सवाल उठा कि अगर मौत स्वाभाविक थी तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, और अगर राजीव दीक्षित वर्धा के निवासी थे तो उनका अंतिम संस्कार हरिद्वार में क्यों किया गया। इन्हीं सवालों ने जन्म दिया उस सबसे बड़े शक को कि क्या राजीव दीक्षित की हत्या हुई थी। इस घटना के बाद उंगलियां सीधे बाबा रामदेव पर उठी। हालांकि बाबा रामदेव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। उनका कहना था कि राजीव पहले से बीमार थे और एलोपैथी इलाज लेने से मना कर रहे थे, लेकिन विवाद यही नहीं रुका। साल 2017 में आई किताब गॉड मैन टू टाइकून में राजीव दीक्षित की मौत और बाबा रामदेव की भूमिका पर कई गंभीर सवाल उठाए गए। तभी बाबा रामदेव इस किताब के खिलाफ कोर्ट में गए और दलील दी कि किताब में कही गई बातें उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कोर्ट ने बाबा रामदेव के दावों को स्वीकार करते हुए किताब पर बैन लगा दिया। इसके बाद भी सालों से राजीव समर्थक उनकी मौत में किसी षड्यंत्र का आरोप लगाते रहे हैं। इसी के चलते साल 2019 में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा इस केस को दोबारा खोले जाने के निर्देश दिए गए, लेकिन राजीव की हत्या हुई थी या स्वाभाविक मृत्यु, इस सवाल का जवाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, क्या राजीव दीक्षित जी की मौत महज एक हादसा थी या फिर सोची समझी साजिश? अगर नहीं तो फिर उनको पोस्टमार्टम के लिए क्यों नहीं लाया गया? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको आंखें खोल देने वाले सच्चाई से भरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक और शेयर करके हमारा समर्थन कीजिए, और ऐसे अनसुने अनकहे सच जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।